नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 11वीं के अध्याय 5 यायावर साम्राज्य के विषय में। दोस्तों, इस अध्याय को पढ़ते समय आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको एक नोटबुक लेनी है और पूरी तरह से स्क्रीन पर ध्यान लगाना है, सुनते जाना है, समझते जाना है। जहाँ चीज़ें समझ ना आए वहाँ रिपीट करके देखना है और छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर, नोट्स बनाकर चीज़ों को ध्यान रखने की कोशिश करनी है। आइए शुरुआत करते हैं। यायावर साम्राज्य की अवधारणा विरोधात्मक प्रतीत हो सकती है। यह तर्क दिया जा सकता है कि यायावर लोग मूलतः घुमक्कड़ होते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि ये सापेक्षिक तौर पर एक अविभेदित आर्थिक जीवन और प्रारंभिक राजनीतिक संगठन के साथ परिवारों के समूह में संगठित होते हैं। दूसरी ओर साम्राज्य शब्द भौतिक अवस्थितियों को दर्शाता है। साम्राज्य ने जटिल सामाजिक और आर्थिक ढांचे में स्थिरता प्रदान की और एक सुपरिष्कृत प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा एक व्यापक भूभागीय प्रदेश में सुचारू रूप से शासन प्रदान किया। लेकिन कई बार समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं बहुत संकीर्ण व गैर ऐतिहासिक हो जाती हैं, क्योंकि वे किसी बंधे बंधाए सांचे में उन्हें ढालते हैं। ये परिभाषाएं तब त्रुटिपूर्ण सिद्ध होती है जब हम यायावर समूहों द्वारा निर्मित उनके कुछ साम्राज्य संबंधी संगठनों का अध्ययन करते हैं। अध्याय 4 में हमने इस्लामी इलाकों में राज्य निर्माण का अध्ययन किया, जो अरब प्रायद्वीप की बद्दू यायावर परंपरा पर आधारित था। इस अध्याय में एक भिन्न वर्ग के यायावरों का हम अध्ययन करने वाले हैं। ये है मध्य एशिया के मंगोल, जिन्होंने 13वीं और 14वीं शताब्दी में परह महाद्वीप साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान के नेतृत्व में की थी। उनका साम्राज्य यूरोप और एशिया महाद्वीप तक विस्तृत था। कृषि पर आधारित चीन की साम्राज्यिक निर्माण व्यवस्था की तुलना में शायद मंगोलिया के यायावर लोग दीनहीन, जटिल जीवन से दूर एक सामान्य सामाजिक और आर्थिक परिवेश में जीवन बिता रहे थे। लेकिन मध्य एशिया के यायावर एक ऐसे अलग थलग द्वीप के निवासी नहीं थे जिन पर ऐतिहासिक परिवर्तनों का प्रभाव न पड़े। इन समाजों ने विशाल विश्व के अनेक देशों से संपर्क रखा, उनके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ा और उनसे बहुत कुछ सीखा, जिनके वे एक महत्वपूर्ण अंग थे। इस अध्याय से हमें ज्ञात होता है कि मंगोलों ने चंगेज खान के नेतृत्व में किस प्रकार अपनी पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित कर एक भयानक सैनिक तंत्र और शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया। मंगोलों के सामने यह चुनौती थी कि वे केवल अपनी स्टेपी परंपराओं के जरिए हाल ही में विजित क्षेत्रों का शासन नहीं चला सकते थे। यह इस वजह से था कि इस नए क्षेत्र में उन्हें तरह तरह के लोगों, अर्थव्यवस्था और धर्मों का सामना करना पड़ा। अपना यायावर साम्राज्य बनाने के लिए उन्हें नए कदम उठाने पड़े और समझौते भी करने पड़े। इस यायावर साम्राज्य का यूरेशिया के इतिहास का एक गहरा प्रभाव पड़ा इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसने मंगोलों के समाज के चरित्र और संरचना को हमेशा के लिए बदल डाला। स्टेपी निवासियों ने आमतौर पर अपना कोई साहित्य नहीं रचा, इसलिए हमारे इन यायावर समाजों का ज्ञान मुख्यतः इतिवृत्तों, यात्रा वृत्तांतों और नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेजों से प्राप्त होता है। इन लेखकों की यायावरों के जीवन संबंधी सूचनाएं अज्ञात और पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है। मंगोलों की साम्राज्यिक सफलताओं ने अनेक विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया। उनमें से कुछ ने अपने अनुभवों के यात्रा वृत्तांत लिखे, अन्य मंगोल अधिपतियों के राज्याश्रय में रहे। इन व्यक्तियों की पृष्ठभूमि अलग अलग थी। वे बौद्ध, कन्फ्यूशियसवादी, ईसाई, तुर्क और मुसलमान थे।
यद्यपि इन लोगों को मंगोल रीति-रिवाजों का ज्ञान नहीं था, इनमें से अनेक ने इनके विषय में सहानुभूतिपरक विवरण और यहाँ तक कि उनकी प्रशस्तियाँ भी लिखी। प्रशस्तियाँ मतलब प्रशंसा में लिखे गए ग्रंथ। ऐसे विवरणों ने यूरेशिया के शहरों से उपजे इन निंदापूर्ण लेखों को चुनौती दी, जिनमें मंगोलों को स्टेपी का लुटेरा बताकर हाशिए पर डाल दिया जाता था। इस सबसे इस सबसे मंगोलों की तस्वीर पहले से कहीं ज़्यादा जटिल हो गई। अतः मंगोलों का इतिहास हमें ऐसे रोचक तथ्य उपलब्ध कराता है जिससे कि सामान्यतः आभ्रमणशील समाजों द्वारा जिस ढंग से यायावर समुदायों को आदिम बर्बर के रूप में पेश किया गया है, उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। बर्बर का मतलब इसे अंग्रेजी में बारबेरियन कहते हैं। यह शब्द यूनानी भाषा के बारबरोस शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका तात्पर्य गैर यूनानी लोगों से है, जिनकी भाषा यूनानियों को बेतरतीब कोलाहल बर्बर के समान लगती थी। यूनानी ग्रंथों में बर्बरों को बच्चों की तरह दिखाया गया है, जो सुचारू रूप से बोलने या सोचने में असमर्थ, डरपोक, सोहैक, विलासप्रिय, निष्ठुर, आलसी, लालची और स्वशासन चलाने में असमर्थ थे। यह रूढ़िगत घिसी-पिटी धारणाएं रोमवासियों के पास गई। रोमवासियों ने बर्बर शब्द का प्रयोग जर्मन जनजातियों, गौल और हुण जैसे लोगों के लिए किया। चीनियों ने स्टेपी प्रदेश के बर्बरों के लिए दूसरे शब्दों का प्रयोग किया, पर उनमें से किसी भी शब्द के सकारात्मक अर्थ नहीं थे। संभवतः मंगोलों पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य 18वीं और 19वीं शताब्दी में रूसी विद्वानों ने उस काल में किया, जब जार शासक मध्य एशियाई क्षेत्रों में अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर रहे थे। ये औपनिवेशिक वातावरण में हुए, जो प्रायः हमें सर्वेक्षण टिप्पणियों के रूप में मिलते हैं। इन्हें यात्रियों, सैनिकों, व्यापारियों और पुरातत्वविदों ने तैयार किया था। प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में सोवियत गणराज्य के विस्तार के उपरांत नवीन मार्क्सवादी इतिहास लेखन में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रचलित उत्पादन प्रणाली सामाजिक संबंधों की प्रकृति को निर्धारित करती है। इसने चंगेज़ खान और उभरते हुए मंगोल साम्राज्य को मानव विकास की उस संकीर्ण व्यवस्था के दायरे में रखा, जिससे जनजातीय उत्पादन प्रणाली से सामंती उत्पादन प्रणाली की ओर परिवर्तन हो रहा था। ये परिवर्तन सापेक्षिक रूप से एक वर्गहीन सामाजिक व्यवस्था से उस सामाजिक व्यवस्था की ओर हुआ, जिसमें कृषक, भूस्वामी और लॉर्ड के बीच एक विशाल अंतर पाया गया। इतिहास की ऐसी निर्धारित व्याख्या का अनुसरण करने पर भी मंगोल भाषाओं, उनके समाज और संस्कृति पर अति उत्तम शोध बोरिस याकोलेविच व्लादिमीरोस्टोव जैसे अन्य विद्वानों ने किया। दूसरे अन्य विद्वान वैसिली व्लादिमीरोच बारटोल्ड ने सोवियत विचारधारा का समर्थन नहीं किया। एक ऐसे समय पर जब स्टालिन के शासनकाल में आंचलिक राष्ट्रवाद के कारण घबराहट व्याप्त हो गई थी, तब बारटोल्ड के द्वारा चंगेज़ खान और उसके वंशजों के अधीन मंगोलों का जीवन और उनकी उपलब्धियों के सकारात्मक और सहानुभूतिपरक विवरण ने उन्हें अभिवेचकों के रोष का पात्र बना दिया। उन्होंने बारटोल्ड की रचनाओं के प्रसार पर कठोरतापूर्वक पाबंदी लगा दी और केवल 1960 के दशक में उदारवादी ख्रुश्चेव युग के दौरान और उसके उपरांत ही उनकी रचनाओं को 9 खंडों में प्रकाशित किया गया। पारमहाद्वीपीय मंगोल साम्राज्य के विस्तार का मतलब यह भी था कि जो शोध के स्रोत विद्वानों को उपलब्ध हैं, वे उनके भाषाओं में रचे गए हैं। इनमें सबसे निर्णायक स्रोत चीनी, मंगोली, फारसी और अरबी भाषा में उपलब्ध है, पर महत्वपूर्ण सामग्रियाँ हमें इतालवी, लातिन, फ्रांसीसी और रूसी भाषा में भी मिलती हैं।
अक्सर एक ही मूल ग्रंथ भिन्न आशय के साथ दो अलग-अलग भाषाओं में प्रस्तुत किए गए हैं। उदाहरण के लिए, चंगेज़ खान के विषय में सबसे प्राचीन विवरण मंगोल उन न्यूटोबियन मंगोलों के गोपनीय इतिहास जो मंगोल और चीनी भाषा में मिलते हैं, एक दूसरे से अलग हैं। इसी तरह मार्को पोलो द्वारा मंगोल राजदरबार की यात्रा वृत्तांत, जो कि इतालवी और लातिन भाषा में उपलब्ध है, वे एक दूसरे से मेल नहीं खाते, चूँकि मंगोलों ने अपने बारे में स्वयं बहुत कम साहित्य रचा और विदेशी संस्कृति वातावरण में रहने वाले विद्वानों ने उनके बारे में ज़्यादातर लिखा है। अतः इतिहासकारों को उन विदेशी मूल रचनाओं, जिन वाक्यांशों का प्रयोग हुआ है, उसका मंगोल भाषा के करीबी अर्थ निकालने के लिए बार्गमान्स यानी कि ये क्या लिखा है भाई साहब, फिलोलिंग्विस्टिक की भूमिका अदा करनी पड़ती है। इदोर रे रखविल्ट्स यानी कि मंगोलों का गोपनीय इतिहास और गेरहार्ड डोर्फर, जिन्होंने ऐसी मंगोल और तुर्की शब्दावलियों पर काम किया जो फारसी में शामिल हो गई, जैसे विद्वानों की रचनाएं मध्य एशियाई के यायावरों के इतिहास को पढ़ने की कठिनाइयों को उजागर करती है। हम इस अध्याय में आगे इस पर बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर भूमिका की बात करते हैं तो आप यहाँ पर मंगोल साम्राज्य देख सकते हैं। देखिए, जो मंगोल साम्राज्य है ये एक समय पर पूरे चीन पर फैला हुआ था। आप देख सकते हैं कि जो आज मंगोल की अगर आप बात करेंगे तो चीन के उत्तर में रूस के और चीन के बीच में आपको मंगोल दिख जाएगा, है ना। 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में यूरो एशियाई महाद्वीप के महान साम्राज्यों ने मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश में एक नई राजनीतिक शक्ति के आविर्भाव के एक बड़े खतरे का अनुभव किया। चंगेज़ खान, जिसकी मृत्यु 1227 में होती है, ने मंगोलों को संगठित किया, पर चंगेज़ खान की राजनीतिक दूरदर्शिता मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश मंगोल जातियों का एक महासंघ मात्र बनाने से कहीं अधिक दूरगामी थी। उसे ईश्वर से विश्व पर शासन करने का आदेश प्राप्त था। यद्यपि उसका अपना जीवन मंगोल जातियों पर कब्जा जमाने में और साम्राज्य संलग्न जैसे उत्तरी चीन, तुरान, ट्रांसऑक्शियाना, अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान, रूसी स्टेपी प्रदेशों के विरुद्ध युद्ध अभियानों के नेतृत्व में प्रत्यक्ष संचालन में बीता, तथापि उसके वंशजों ने इस क्षेत्र से और आगे जाकर चंगेज़ खान के स्वप्न को सार्थक किया एवं दुनिया के सबसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। चंगेज़ खान के आदर्शों के मुताबिक उसके पोते मोंके 1251 से 60 ने फ्रांस के शासक लुई नौवे को यह चेतावनी दी कि स्वर्ग में केवल एक शाश्वत आकाश है और पृथ्वी का केवल एक अधिपति चंगेज़ खान। स्वर्गपुत्र जब शाश्वत स्वर्ग की शक्ति से संपूर्ण विश्व सूर्य के उदय से लेकर अस्त होने तक आनंदित और शांति में रहेगा, तब यह स्पष्ट होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। यद्यपि आपने शाश्वत स्वर्ग की आज्ञप्ति को समझ लिया है, फिर भी आप इस पर विश्वास न करते हुए ध्यान नहीं देना चाहते और केवल यह कह देते हैं कि हमारा देश दूर है, हमारे पर्वत विराट है और हमारे समुद्र विशाल हैं। अगर इस विश्वास के साथ आप हमारे विरुद्ध सैन्य बल लेकर आएंगे तो हम भी जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसा उस शाश्वत स्वर्ग को भी पता है जिसने कठिनाई को आसान बनाया और सुदूर को निकट ला दिया। यह केवल कोरी धमकियां ही नहीं थी। चंगेज़ खान के एक दूसरे पोते बाटू ने अपने 1236 से 41 के अभियानों में रूस की भूमि को मास्को तक रोन डाला और पोलैंड हंगरी पर विजय प्राप्त कर वियना के बाहर पड़ाव डाल दिया। 13वीं शताब्दी तक यह लगने लगा कि शाश्वत आकाश मंगोल के पक्ष में था। चीन के अधिकांश भाग, मध्य पूर्वी एशियाई और यूरोप यह मानने लगे कि चंगेज़ खान की आवाज़ दुनिया पर विजय
ईश्वर का गुस्सा और यह कयामत के दिन की शुरुआत थी। इन्होंने बुखारा पर भी कब्जा किया। इसकी अगर हम बात करें तो परवर्ती 13वीं शताब्दी के ईरान के मंगोल शासकों के एक फारसी इतिवृत्तकार जुवैनी ने 1220 ईस्वी में बुखारा की विजय का वृत्तांत दिया है। जुवैनी के कथनानुसार नगर की विजय के बाद चंगेज खान उस मैदान में गया जहाँ पर नगर के धनी व्यापारी एकत्रित थे। उसने उन्हें संबोधित कर कहा, अरे लोगों, तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि तुम लोगों ने अनेक पाप किए हैं और तुम में से जो अधिक संपन्न होंगे और उन्होंने सबसे अधिक पाप किए हैं। अगर तुम मुझसे पूछे कि इसका मेरे पास क्या प्रमाण है, तो इसके लिए मैं कहूँगा कि मैं ईश्वर का दंड हूँ। यदि तुमने पाप न किए होते तो ईश्वर ने मुझे दंड हेतु तुम्हारे पास न भेजा होता। अब कोई व्यक्ति बुखारा पर अधिकार होने के बाद खुरासान भाग गया था। उससे नगर के भाग्य के बारे में पूछने पर उसने उत्तर दिया, वे यानी कि नगर आए, दीवारों को ध्वस्त कर दिया, जला दिया, लोगों को बंद किया, लूटा और चल दिए। मंगोलों ने किस प्रकार अपने साम्राज्य का निर्माण किया और दूसरे विश्व विजेता सिकंदर की उपलब्धियों को बौना बना दिया। पूर्व औद्योगिक काल में जब प्रौद्योगिकी की संचार व्यवस्था अपर्याप्त थी, तब मंगोलों ने अपने विशाल साम्राज्य के शासन और उसे नियंत्रित करने के लिए किन किन कौशलों का प्रयोग किया, ये जानना बेहद आवश्यक है। मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो मंगोल विविध जनसमुदाय का एक निकाय था। ये लोग पूर्व में तातर, खितान और मंचू लोगों से और पश्चिम में तुर्की कबीलों से भाषागत समानता होने के कारण परस्पर संबद्ध थे। कुछ मंगोल पशुपालक थे और कुछ शिकारी संग्राहक थे। पशुपालक घोड़ों, भेड़ों और कुछ हद तक अन्य पशुओं जैसे बकरी और ऊँटों को भी पालते थे। उनका यायावरीकरण मध्य एशिया की चारण भूमि स्टेपीज में हुआ, जो कि आज के आधुनिक मंगोलिया राज्य का भूभाग है। इस क्षेत्र का परिदृश्य आज जैसा ही अत्यंत मनोरम था और क्षैतिज अत्यंत विस्तृत और लहरिया मैदानों से घिरा था, जिसके पश्चिमी भाग में अल्ताई पहाड़ों की बर्फीली चोटियाँ थीं। दक्षिणी भाग में शुष्क गोभी का मरुस्थल, इसके उत्तर में पश्चिमी क्षेत्र में ओनोन और सेलेंगा जैसी नदियों और बर्फीली पहाड़ियों से निकले सैकड़ों झरनों के पानी से सिंचित हो रहा था। पशुचारण के लिए यहाँ पर अनेक हरी घास के मैदान और प्रचुर मात्रा में छोटे मोटे शिकार अनुकूल रीतियों में उपलब्ध हो जाते थे। शिकारी संग्राहक लोग पशुपालक कबीलों के आवास क्षेत्र के उत्तर में साइबेरिया वनों में रहा करते थे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ की जो स्टेपी मैदान है, आप देख सकते हैं। इसके बारे में इधर कहीं लिखा भी होगा। ये ओनोन नदी के मैदान में बाढ़ आ गई तो इस तरह से दिख रहा है। वे पशुपालक लोगों की तुलना में अधिक गरीब होते थे और ग्रीष्म काल में पकड़े गए जानवरों की खाल के व्यापार से अपना जीविकोपार्जन करते थे। इस पूरे क्षेत्र के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बहुत अंतर पाया जाता था। कठोर और लंबे शीत के मौसम के बाद अल्पकालीन और शुष्क गर्मियों की अवधि आती थी। चारण क्षेत्र में साल की सीमित अवधियों में ही कृषि करना संभव था, परंतु मंगोलों ने अपने पश्चिम के तुर्कों के विपरीत कृषि कार्य को नहीं अपनाया था। न ही पशुपालकों और न ही शिकारी संग्राहकों की अर्थव्यवस्था घने आबादी वाले क्षेत्रों का भरण पोषण करने में समर्थ थी। परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में कोई नगर नहीं उभर पाए। मंगोल तंबुओं और जर्रों में निवास करते थे और अपने पशुधन के साथ शीतकालीन निवास स्थलों से ग्रीष्मकालीन चारण भूमि की ओर चले जाते थे। नरजातियों और भाषाई संबंधों ने मंगोल लोगों को परस्पर जोड़ रखा था, पर उपलब्ध आर्थिक संसाधनों में कमी होने के कारण उनका समाज अनेक पितृपक्षीय वंशों में विभाजित था। धनी परिवार विशाल होते थे, उनके पास अधिक संख्या में पशु और चारण भूमि होती थी।
इस कारण उनके अनेक अनुयायी होते थे और स्थानीय रणनीति में उनका अधिक दबदबा होता था। समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाएं जैसे जो भीषण वर्षा या फिर बाढ़ जैसी आपदाएं आ जाती थी। दोस्तों, परिसंघ 5वीं शताब्दी के अट्टिला द्वारा बनाए गए परिसंघ के बराबर था। अट्टिला के बनाए परिसंघ के विपरीत चंगेज खान की राजनीतिक व्यवस्था बहुत ही स्थायी रही और अपने संस्थापक की मृत्यु के बाद भी कायम रही। यह व्यवस्था इतनी स्थायी थी कि चीन, ईरान और पूर्वी यूरोपीय देशों की उन्नत शस्त्रों से लैस विशाल सेना का मुकाबला करने में सक्षम थी। मंगोलों ने इन क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित करने के साथ ही जटिल कृषि अर्थव्यवस्था एवं नगरीय आवासों स्थानबद्ध समाजों की बड़ी कुशलता से प्रशासन किया। मंगोलों के अपने सामाजिक अनुभव के रहने के तौर तरीके इनसे बिल्कुल ही भिन्न थे। इस तरह से आप यायावर संस्कृति को देख सकते हैं। नीचे मध्य एशियाई स्टेपी क्षेत्र के तुर्क और मंगोल लोगों के कुछ महान परिसंघों की सूची दी गई है। इन सारे परिसंघों ने एक ही क्षेत्र पर अधिकार नहीं जमाया और न ही ये क्षेत्रफल में समान थे और न ही इनका आंतरिक संगठन एक जैसा जटिल था। यद्यपि इनका यायावरी जनसमुदाय के इतिहास पर विशेष प्रभाव पड़ा, परंतु चीन और समीपवर्ती क्षेत्रों पर इनका प्रभाव भिन्न भिन्न था। सेओंगनुन की बात करें तो 200 ईसा पूर्व तुर्क थे ये। जुआन की बात करें तो 400 ईस्वी ये मंगोल थे। ये हम परिसंघ की बात कर रहे हैं, मतलब इनके कबीले की बात कर रहे हैं। इनका एक प्रकार से आप इन्हें वंश कह सकते हैं, जैसे हमारे इधर गुप्त मौर्य वगैरह इस तरह से। एफलेटहुड 400 ईस्वी मंगोल थे ये भी। तूचे 550 550 ईस्वी ये तुर्क थे। उइगुर 740 ईस्वी ये तुर्क थे। यही कारण है कि ये चीन के उस मंगोल क्षेत्र में जाकर बसे। यही कारण है कि चीन के उत्तरी क्षेत्रों में आज भी उइगर मुसलमान आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद जो सबसे लास्ट में आता है वो है खितान 940 ईस्वी और ये मंगोल रहे, है ना। अब इसके बाद में हम क्या बात करते हैं, इसके बाद में हम बात करते हैं सीधे ये जो आप देख रहे होंगे, ये वैसे तो चीन की दीवार है। और ये चीन की दीवार क्यों बनाई गई थी, तो ये जो चीन की महान दीवार है, इसका निर्माण इसी तरह के इसी तरह के जो कृषक समाज है और यायावर लोग हैं, यही मंगोलिया के, उनसे बचने के लिए इस दीवार का निर्माण किया गया था। चंगेज खान का जीवन वृत्त की बात करते हैं। चंगेज खान का जन्म 1162 के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ऊनो नदी के निकट हुआ था। अब इसका ये मतलब नहीं कि नदी के किनारे पैदा हो गए थे, नदी के किनारे इनका घर था। उनका प्रारंभिक नाम तैमुजिन था और उसके पिता का नाम यूसुफ जई था, जो कि कियात कबीले का मुखिया था। यह एक परिवारों का समूह था और बोर जिगिद कुल से संबंधित था। उसके पिता की अल्पायु में ही हत्या कर दी गई थी और उसकी माता ओलुन इके ने तैमुजिन और उसके सगे तथा सौतेले भाइयों का लालन पालन बड़ी कठिनाई से किया था। 1170 ईस्वी तक का दशक विपत्तियों से भरा था। तैमुजिन का अपहरण कर उसे दास बना लिया गया और उसकी पत्नी बोरटे का भी विवाह के उपरांत अपहरण कर लिया गया और अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए उसे लड़ाई लड़नी पड़ी। विपत्ति के इन वर्षों में भी वह अपने मित्र बनाने में कामयाब रहा। नवयुवक बोगुरचू उसका प्रथम मित्र था और सदैव एक विश्वस्त साथी के रूप में उसके साथ रहा। उसका सगा भाई आंडा क्या नाम है भाई, उसका सगा भाई आंडा जमुका भी उसका एक और विश्वसनीय मित्र था। तैमुजिन ने कैराई
कैराइट लोगों के शासक व अपने पिता के वृद्ध सगे भाई तुगरिल और औंग खान के साथ पुराने रिश्तों की पुनर्स्थापना की। यद्यपि जम्मू का उसका पुराना मित्र था, बाद में वह उसका शत्रु बन गया। 1180 और 1190 के दशक में तैमूरिन औंग खां का मित्र रहा और उसने इस मित्रता का इस्तेमाल जमुका जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों को परास्त करने के लिए किया। जमुका के पराजित करने के बाद जो तैमूरिन था अपना चंगेज़ खान था में काफ़ी आत्मविश्वास आ गया और अब वह कबीले के विरुद्ध युद्ध के लिए निकल पड़ा। इनमें से उसके पिता के हत्यारे शक्तिशाली तातर कैराइट और खुद औंग खां, जिसके विरुद्ध उसने 1203 में युद्ध छेड़ा। 1206 में शक्तिशाली जमुका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से पराजित करने के बाद तैमूरिन स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा। उसकी इस प्रतिष्ठा को मंगोल कबीले के सरदार की एक सभा कुरिलताई में मान्यता मिली और उसे चंगेज़ खान यानी कि समुद्री खान या सार्वभौम शासक की उपाधि के साथ मंगोलों का महानायक घोषित कर दिया गया। 1206 ईस्वी में कुरिलताई से मान्यता मिलने से पूर्व चंगेज़ खान ने मंगोल लोगों को एक सशस्त्र अनुशासित सैन्य शक्ति निम्नलिखित आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, जो क्या क्या पैरामीटर्स थे उसके। एक बढ़िया सेना में उसने कर दिया और 1219 से 1221 के दौरान उसने सैन्य अभियान चलाया, जहां उसने हौस्टार, बुखारा, समरकंद, बल्ख, गुर्जर, मर्व, निशापुरा और हेरात ने मंगोल सेनाओं के सम्मुख समर्पण कर दिया। दोस्तों, निशापुरा में घेरा डालने के दौरान जब एक मंगोल राजकुमार की हत्या कर दी गई तो चंगेज़ खान ने आदेश दिया कि नगर को इस तरह विध्वंस किया जाए कि संपूर्ण नगर में हल चलाया जा सके। भगवान, अपने प्रतिशोध राजकुमार की हत्या के लिए को उग्र रूप देने के लिए ऐसा संहार किया जाए कि नगर के समस्त बिल्ली और कुत्तों को भी जीवित न रहने दिया जाए। मंगोल सेनाएं सुल्तान मोहम्मद का पीछा करते हुए अज़रबैजान तक चली गई और क्रीमिया में रूसी सेनाओं को हराने के साथ साथ उन्होंने कैस्पियन सागर को भी घेर लिया। इसके बाद में दोस्तों हम ये मंगोल द्वारा किए गए विनाश का एक आकलन अगर हम करना चाहें तो चंगेज़ खान के अभियानों के विषय में समस्त विवरण इस पर सहमत है कि जिन नगरों को उनका प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया, उन पर अधिकार जमाने के बाद वहाँ रहने वाले बहुत से लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। इनकी संख्या बहुत चौंका देने वाली है। 1220 ईस्वी में निशापुरा पर आधिपत्य करने में 17,47,000, जबकि 1222 हेरात पर आधिपत्य करने में 16 लाख और 1258 में बगदाद पर आधिपत्य करते समय 8 लाख लोगों का वध किया गया। अरे मतलब कि अगर हम 16 लाख और 17 लाख छोटे नगरों में सापेक्षिक रूप से कम नरसंहार हुआ। नासा में 70,000, बेहाग जिले में 70,000 और वुहिस्तान प्रांत के तून नगर में 12,000 लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, इलखानों के फारसी तीव्रतकार जुवेनी ने बताया कि मर्व में 13 लाख लोगों को वध किया गया। उसने इस संख्या का अनुमान इस प्रकार लगाया कि 13 दिन तक 1 लाख शव प्रतिदिन गिने जाते थे, यानी कि ये बहुत ही खतरनाक आदमी थे भाई साहब। सेना की दूसरी टुकड़ी ने सुल्तान के पुत्र जलालुद्दीन का अफगानिस्तान और सिंध तक पीछा किया। सिंधु नदी के तट पर चंगेज़ खान ने उत्तरी भारत और असम मार्ग से मंगोलिया वापस लौटने का विचार किया, परंतु असह्य गर्मी और प्राकृतिक आवास की कठिनाई तथा उसके समन निमित्तज्ञ द्वारा किए गए अशुभ संकेतों के आभास ने उसे अपने विचारों को बदलने के लिए बाध्य किया।
अपने जीवन के अधिकांश भाग युद्धों में व्यतीत करने के बाद 1227 में चंगेज़ खान की मृत्यु हो गई। उसकी सैनिक उपलब्धियां विस्मित कर देने वाली थी। यह बहुत हद तक स्टेपी क्षेत्र की युद्ध शैली से बहुत से आयामों को आवश्यकतानुसार परिवर्तन और सुधार करने, उसको प्रभावशाली रणनीति में बदल पाने का परिणाम था। मंगोलों और तुर्कों के घुड़सवारी कौशल ने उसकी सेना को गति प्रदान की। घोड़ों पर सवार होकर उसकी तीरंदाजी का कौशल अद्भुत था, जिसे उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जंगलों में पशुओं का आखेट करते समय प्राप्त किया था। उनके इस घुड़सवारी तीरंदाजी के अनुभव ने उनकी सैनिक गति को बहुत तेज कर दिया। स्टेपी प्रदेश के घुड़सवार सदैव फुर्तीले और बड़ी तेज गति से यात्रा करते थे। अब उन्हें आपस के भूभागों और मौसम की जानकारी हो गई, जिसने उन्हें अकल्पनीय कार्य करने की क्षमता प्रदान की। उन्होंने घोर शीत ऋतु में युद्ध अभियान प्रारंभ किए तथा उनके नगरों और शिविरों में प्रवेश करने के लिए बर्फ से जमी हुई नदियों का राजमार्गों की तरह प्रयोग किया। यायावर लोग अपनी परंपराओं के अनुसार प्राचीनों के आरक्षित शिविरों में पैठ बनाने में सक्षम नहीं थे, पर चंगेज़ खान ने घेराबंदी यंत्र और नेपथ्य बमबारी के महत्व को शीघ्र जाना। उसके इंजीनियरों ने उसके शत्रुओं के विरुद्ध अभियानों के इस्तेमाल के लिए हल्के जल उपस्कर लाइट पोर्टेबल इक्विपमेंट का निर्माण किया, जिसके युद्ध में घातक प्रभाव होते थे। कुछ प्रमुख तिथियों की बात करते हैं। लगभग 1167 में तेमुजिन यानी कि चंगेज़ खान का जन्म होता है। 1160 से 70 के दशक में दास्ता और संघर्ष के उसके बरस रहते हैं। 1180 से 90 के दशक में संधि संबंधों का काल। 1203 से 1227 विस्तार और विजय। 1206 तैमुसिन को चंगेज़ खान यानी कि मंगोलों का सार्वभौमिक शासक घोषित किया जाता है। 1227 में चंगेज़ खान की मृत्यु हो जाती है। 1227 से 1241 तक चंगेज़ खान का पुत्र ओगोदेई का शासनकाल रहता है। 1227 से 1260 तीन महान खानों का शासन और मंगोल एकता की स्थापना होती है। 1236 से 1242 बाटू के अधीन रूस, हंगरी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया पर आक्रमण और बाटू चंगेज़ खान के सबसे बड़े पुत्र जोजी का पुत्र था। 1246 से 49 ओगेदेई के पुत्र ग्यूक का काल आता है और 1251 से 1260 मोंके चंगेज़ खान के पौत्र और तुलु के पुत्र का काल आता है। 1253 से 1255 मोंके के अधीन ईरान और चीन में पुनः आक्रमण होता है। 1257 से 67 बाटू के पुत्र बरके का राज्यकाल होता है। सुनहरा गिरोह का नेस्टोरीय ईसाई धर्म से इस्लाम की ओर पुनः प्रभुत्व होना। 1350 के दशक में उसका इस्लाम में निश्चयात्मक रूप से धर्मांतरण हुआ। इल खान के विरुद्ध गोल्डन हॉर्ड और मिस्र देश का मैत्री प्रारंभ हो जाता है यहाँ पर। इसके बाद में 1258 आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो रहा है भाई साहब। ये चित्र में क्या आप ये जिंदा आदमी को गूंज रहे हैं? सम्मुख पृष्ठ पर यूरोपीय कलाकारों द्वारा बर्बरों का कल्पित चित्र आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह जिंदा आदमी को गूंज रहे हैं, ये बताओ। 1258 ईस्वी बगदाद पर अधिकार और अब्बासी खिलाफत का अंत होता है। मोंके के छोटे भाई हुलेगू के अधीन ईरान में
ईरान में इल्खानी राज्य की स्थापना होती है। जोशिद और इल खान के मध्य संघर्ष प्रारंभ होता है। 1260 में पेकिंग में महान खान के रूप में कुबलाई खान का राज्यारोहण होता है। चंगेज खान के उत्तराधिकारियों में संघर्ष और मुगल राज्य अनेक स्वतंत्र भागों में अनेक वंशों में विभक्त होता है। तोलुई, चगताई और ज्योति और जो अपना बाबर था वो चगताई तुर्क था। और ओगोदेई का वंश पराजित हो गया और तोलुइद में मिल गया। तोलुइद चीन का युआन वंश और ईरान का इल्खानी राज्य था। चगताई उत्तरी तुरान के स्टेपी क्षेत्र और तुर्किस्तान में रूसी स्टेपी क्षेत्र जोचिद वंश थे। उन्हें पर्यवेक्षक गोल्डन हॉर्ड के नाम से वर्णन करते थे। 1295 से 1304 ईस्वी ईरान में इल खानी शासन, गज्जन खान का शासन काल, उसने बौद्ध धर्म से इस्लाम में धर्मांतरण के बाद धीरे धीरे अन्य इल्खानी सरदारों का भी धर्मांतरण होने लगा। 1368 में चीन में युआन राजवंश का अंत होता है। 1370 से 1405 में तैमूर का शासन बहरलास तुर्क होते हुए उसने चगताई वंश के आधार पर चंगेज खान का वंशज बताया। उसने स्टेपी साम्राज्य की स्थापना की। तोलू राज्य, चगताई और जोची राज्यों के कुछ हिस्से चीन को छोड़कर को सम्मिलित करते हुए उसने स्टेपी क्षेत्र में एक साम्राज्य का गठन किया। उसने अपने को गुरनैन शाही दामाद की उपाधि से विभूत किया और चंगेज खान की कुल की एक राजकुमारी से विवाह किया। 1495 से 1530 जहीरुद्दीन बाबर, जो कि तैमूर और चंगेज खान का वंशज था, फरगना और समरकंद के तैमूरी क्षेत्रों का उत्तराधिकारी बना। वह खदेड़ा गया, काबुल पर कब्जा किया और 1526 में दिल्ली और आगरा पर अधिकार जमाया। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। 1500 ईस्वी में जोची के कनिष्ठ पुत्र सिवान का वंशज सैवानी खान द्वारा तुरान पर आधिपत्य। तुरान में सैवानी सत्ता, सैवानियों को उज़्बेक भी कहा जाता था, जिनके नाम से ही वर्तमान में उज़्बेकिस्तान पड़ा है, को सुदृढ़ किया और इस क्षेत्र में बाबर और तैमूर के वंशजों को खदेड़ दिया। 1759 में चीन के मानचुओं ने मंगोलियों पर विजय प्राप्त कर ली और 1961 में मंगोलिया गणराज्य बन जाता है। चंगेज खान के बाद मंगोल राज्य की बात करते हैं। चंगेज खान की मृत्यु के पश्चात हम साम्राज्य को दो चरणों में विभाजित करते हैं। पहला 1236 से 1242 तक, जिसके दौरान रूस के स्टेपी क्षेत्र, बुल्गार की पोलैंड तथा हंगरी में भारी सफलता प्राप्त की गई। दूसरा चरण 1255 से 1300 ईस्वी तक रहा, जिसने समस्त चीन सन 1279 इराक, ईरान और सीरिया पर विजय प्राप्त की गई। इन अभियानों के पश्चात साम्राज्य की परिसीमाओं में स्थिरता आई। सन 1203 के बाद के दशक में मंगोल सेनाओं को बहुत कम विपर्याय का सामना करना पड़ा, परंतु यह ध्यान देने योग्य है कि सन 1260 के दशक के बाद पश्चिम के सैन्य अभियानों के शुरुआती आवेग को जारी रखना संभव नहीं हो पाया। यद्यपि वियना और उससे परे पश्चिमी यूरोप के एवं मिस्र मंगोल सेनाओं के अधिकार में ही रहे, तथापि उनके हंगरी और के स्टेपी क्षेत्र से पीछे हट जाने और मिस्र की सेनाओं द्वारा पराजित होने से नवीन राजनीतिक प्रवृत्तियों के उदय होने के संकेत मिले। इस प्रवृत्ति के दो पहलू थे। पहला मंगोल परिवार के उत्तराधिकार को लेकर आंतरिक राजनीति थी। जब प्रथम दो पीढ़ियां जोची और ओगोदेई के उत्तराधिकारी महान खान के राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एकजुट हो गए, तब उनके लिए यूरोप में अभियान करने की अपेक्षा अपने हितों की रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण हो गया।
दूसरी स्थिति तब उत्पन्न हुई जब चंगेज खान के वंश की तोलियोत शाखा के उत्तराधिकारियों ने जोची और ओगोदेई वंशों को कमजोर कर दिया। मोंगे, जो चंगेज खान के सबसे छोटे पुत्र तोलेई का वंशज था, उसके राज्याभिषेक के उपरांत 1250 ईस्वी के दशक में ईरान में शक्तिशाली अभियान किए गए, परंतु 1260 के दशक में तोलोई के वंशजों ने चीन में अपने हितों की वृद्धि की और उसी के समय सैनिकों और रसद सामग्रियों को मंगोल साम्राज्य के प्रमुख भागों की ओर भेज दिया गया। इसके परिणामस्वरूप मिस्र की सेना का सामना करने के लिए मंगोलों ने एक छोटी और अपर्याप्त सेना भेजी। मंगोलों की पराजय और तोली परिवार की चीन के प्रति निरंतर बढ़ती हुई रुचि से उनका पश्चिम की ओर विस्तार रुक गया। इसी दौरान रूस और चीन की सीमा पर जोची और तोलेई वंशजों के अंदरूनी झगड़ों ने जोची वंशजों पर ध्यान उनके संभावित यूरोपीय अभियानों से हटा दिया। पश्चिम में मंगोल का विस्तार रुक जाने से चीन में उनके अभियान शिथिल नहीं हुए। वस्तुतः उन्होंने चीन को एकत्रित किया। वे विरोधाभास की सबसे बड़ी सफलताओं को प्राप्त करने के लिए समय ही शासक परिवारों के सदस्यों के मध्य कहाँ पहुँच गए भैया शासक परिवारों के सदस्यों के मध्य आंतरिक विषम दिखाई देने लगा। दोस्तों, यहाँ पर हमने ये पढ़ने का प्रयास किया कि किस तरह से इनका चंगेज़ खान के बाद क्या हुआ था, किस तरह से ये बढ़ गए और फिर इनका क्या हुआ। चंगेज़ खान अब इनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और सैनिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। चंगेज़ खान उन विभिन्न जनजातीय समूहों जो उसके महासंघ के सदस्य थे की पहचान को योजनाबद्ध रूप से मिटाने को कृत संकल्प था। उनकी सेना स्टेपी की पुरानी दशमलव पद्धति के अनुसार गठित की गई थी, जो 100,000 और अनुमानित 10,000 सैनिकों की इकाई में विभाजित थी। पुरानी पद्धति में कुल कबीले और सैनिक दशमलव इकाई एक साथ अस्तित्व में थी। चंगेज़ खान ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। उसने प्राचीन जनजातीय समूहों को विभाजित कर उनके सदस्यों को नवीन सैनिक इकाइयों में विभक्त कर दिया। उस व्यक्ति को जो अपने उत्तराधिकारी से अनुमानित लिए बिना बाहर जाने की चेष्टा करता था, उसे कमजोर दंड दिया जाता था। सैनिकों की सबसे बड़ी इकाई लगभग 10,000 सैनिकों तुमन की थी, जिसमें अनेक कबीलों और कुलों के लोग शामिल होते थे। उसने स्टेपी क्षेत्र की पुरानी सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित किया और विभिन्न वंशों तथा कुलों को एकत्रित कर इसके जनक चंगेज़ खान ने इन सभी को एक नवीन पहचान दी। इस तरह चंगेज़ खान ने सार्वजनिक रूप से अनेक ऐसे व्यक्तियों को सगा भाई कहकर सम्मानित किया था। इससे उसके साम्राज्य में उसे मजबूती मिली। दोस्तों, सगा भाई को वहाँ पर आंडा कहते हैं। आंडा मतलब सगा भाई, ठीक है। इसलिए आप भी अपने किसी भी दोस्त को आंडा कह सकते हैं, तो यानी कि सगा भाई है वो आपका। यहाँ पर अलग अलग तरह से यहाँ पर बताया गया है। चंगेज़ खान ने संकेत किया कि उसका तीसरा पुत्र ओगोदेई उसका उत्तराधिकारी होगा और उसे महान खान की उपाधि दी जाएगी। इस राजकुमार ने अपने राज्याभिषेक के बाद अपनी राजधानी काराकोरम में प्रतिष्ठित की। उससे सबसे छोटे पुत्र तोलिये ने अपनी पैतृक भूमि मंगोलिया को प्राप्त किया। चंगेज़ खान का यह विचार था कि उसके पुत्र परस्पर मिलजुल कर साम्राज्य का शासन करेंगे और इसे ध्यान में रखते हुए उसने विभिन्न राजकुमारों के लिए अलग अलग सैन्य टुकड़ियाँ यानी कि तामें निर्धारित कर दी, जो प्रत्येक उलूस में तैनात रहती थी। परिवार के सदस्यों में राज्य की भागीदारी का बोझ सरदारों के परिषद यानी कि किरीतलाई में होता था, जिसमें परिवार का राज्य के भविष्य के निर्णय, अभियानों, लूट के माल का बंटवारा, चारागाहों और भूमि और उत्तराधिकार आदि के समस्त निर्णय
सामूहिक रूप से लिए जाते थे। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं। पहला चित्र मोंके, कबलाई, हलाकू और आदि, बाकी यहाँ उसका चित्र नहीं है। फिर बातू, बरके, गोमुख, तलोई, पिंजोकू, चगताई होंगे। ये मंगोल वंश आप यहाँ पर देख सकते हैं। चंगेज़ खान के जो बच्चे थे ये थे। फिर इनके बच्चे आपको आगे दिखते हैं, फिर उनके बच्चे आपको आगे दिखते हैं। इसको पढ़ते हैं। बहुविवाहित चंगेज़ खान अनेक बच्चों के जनक थे। उनकी पटरानी बोरतों के गर्भ से जन्म चारों पुत्र उनके वंश के वृक्ष की शाखाएं बनी। उनके ज्येष्ठ पुत्र जोची, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये येलो कलर के कपड़े वाले जोची। और ये पूरे टकली थे क्या भाई साहब? अरे यार, बाल लाल नहीं थे। पुत्र उनके शाखाएं बने। उनके ज्येष्ठ पुत्र जोशी परिवारों सूरमा प्रसिद्ध खान पैदा नहीं हुआ था, परंतु उस परिवार के पास आपार शक्ति थी। गोमुख की मृत्यु के पश्चात जोशी के पुत्र बातु ने ओगोदई वंश को समर्थन से इनकार करने के कारण शक्ति तालेब परिवार के हाथों में आ गई। इस तरह से ये आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं कि चंगेज़ खान और उसके साम्राज्य में कितनी ज़्यादा शक्तियाँ थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य आपको रेड कलर में दिख जाएगा कि ये भाई साहब ने कहीं नहीं छोड़ा था कि जहाँ ये कब्जे से बच जाए। ब्लू कलर में 1259 के पश्चात मंगोल अभियान देख सकते हैं। और जो वाइट कलर में आपको दिखेगा वो है रेशम मार्ग की दिशा। दोस्तों, 13वीं शताब्दी ईस्वी में मंगोल साम्राज्य में यायावरों और स्थानबद्ध समुदायों में विरोध कम होते गए। उदाहरण के लिए 1230 के दशक में जब मंगोलों ने उत्तरी चीन के चिन वंश के विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त की, तो मंगोल नेताओं के एक क्रुद्ध वर्ग ने दबाव डालकर यह विचार रखा कि समस्त कृषकों को मौत का घाट उतार दिया जाए और उनकी कृषि भूमि को चारागाहों में परिवर्तित कर दिया जाए। परंतु 1270 के दशक तक आते आते सुंग वंश की पराजय के उपरांत दक्षिण चीन को मंगोल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। तब चंगेज़ खान का पोता कुबलई खान, जिसकी मृत्यु 1294 में हुई, कृषकों और नगरों के रक्षक के रूप में उभरा। गज्जन खान, जो चंगेज़ खान के सबसे छोटे पुत्र तोलई का वंशज था, उसने अपने परिवार के सदस्यों अन्य सेनापतियों को आगाह किया कि वे कृषकों को न लूटें। एक बार अपने भाषण के दौरान उसने कहा था कि ऐसा करने से राज्य में स्थायित्व और समृद्धि नहीं आती। उसके वक्तव्य की स्थानबद्ध ध्वनियाँ चंगेज़ खान को भी हैरानी में डाल देती थी। गज्जन खान का भाषण, चलिए एक बार लपक ही लेते हैं इसके भाषण को। गज्जन खान 1295 से 1304 तक ये शासक रहे भैया। दोस्तों, पहला इल्खानी शासक था जिसने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया। इसने अपने मंगोल तुर्की यायावर सेनापतियों को निम्न भाषण दिया, जिसे संभवतः उसके ईरानी वजीर रशीदुद्दीन ने लिखा था और जिसे मंत्री के पत्रों में शामिल किया गया था। मैं फारस के कृषक वर्ग के पक्ष में नहीं हूँ। यदि उन सबको लूटने का कोई उद्देश्य है तो ऐसा करने के लिए मेरे से अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं है। चलो हम सब मिलकर उन्हें लूटते हैं। लेकिन अगर आप निश्चित रूप से भविष्य में अपने भोजन के लिए अनाज और भोज्य सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं तो मुझे आपके साथ कठोर होना पड़ेगा। आपको तर्क और बुद्धि से काम लेना सीखना पड़ेगा। यदि आप कृषकों का अपमान करेंगे, उनसे उनके बैल और अनाज और बीज छीन लेंगे और उनकी फसलों को कुचल डालेंगे, तो आप भविष्य में क्या करेंगे? एक आज्ञाकारी कृषक वर्ग और एक विद्रोही कृषक वर्ग में अंतर समझना आवश्यक है। यानी कि बहुत प्रभावशाली वक्ता था, बहुत अच्छा बोलता था। मतलब कि दोस्तों, यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके से यहाँ पर चीज़ों के बारे में
बताया गया है। जोची ने सिनोहरा ग्रोह का यानी कि गोल्डन हॉर्डे का गठन किया था और रूस के स्टेपी क्षेत्रों में राज किया, और चगताई के उत्तराधिकारियों ने तुरान के स्टेपी क्षेत्रों में राज किया जिन्हें आज तुर्किस्तान कहते हैं, और इसी क्षेत्र से बाबर निकल कर आया था। यहाँ और भी विस्तार से बताया गया है, लेकिन हमें इतना विस्तार से नहीं पढ़ना, हमें बहुत मैन चीज़ें पढ़नी है। जैसे यास मंगोल जनजाति की ही प्रथागत परंपराओं का संकलन था। दोस्तों, अगर हम यास की बात करें कि यास क्या था, तो 1221 में बुखारा पर विजय प्राप्त करने के बाद चंगेज़ खान ने वहां के अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव में एकत्रित कर उनकी भर्त्सना की। उसने उनको पापी कहा और चेतावनी दी कि इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप उनको अपना छिपा हुआ धन उसे देना होगा। यह वर्णन करने योग्य एक नाटकीय घटना थी जिसको लोगों ने लंबे समय तक याद रखा और उस पर चित्र बनाए। 16वीं शताब्दी के अंत में चंगेज़ खान के सबसे बड़े पुत्र जोची एगवार का एक दूर वंशज अब्दुल्लाह खान बुखारा ने उसी उत्सव मैदान में गया। चंगेज़ खान के विपरीत अब्दुल्लाह खान वह छुट्टी की नमाज अदा करने गया। उसके इतिहासकार हाफिज तनिष्क ने अपने स्वामी की इस मुस्लिम धर्मपरायणता का विवरण अपने इतिवृत्त में दिया और साथ में यह चौंका देने वाली टिप्पणी भी की कि यह चंगेज़ खान के यास के अनुसार था। अब हम यहाँ निष्कर्ष के तौर पर क्या देखते हैं? चंगेज़ खान और मंगोलों ने विश्व को क्या दिया और विश्व इतिहास में उनका क्या स्थान रहा? आज हम जब चंगेज़ खान को याद करते हैं तो हमारी कल्पना में ऐसी तस्वीरें आती हैं जैसा कि एक विजेता नगरों को ध्वस्त करने वाला और एक ऐसा व्यक्ति जो हजारों लोगों की मृत्यु का उत्तरदायी था। 13वीं शताब्दी के चीन, ईरान और पूर्वी यूरोप के नगरवासी स्टेपी के इन गिरोहों को भय और घृणा की दृष्टि से देखते थे। फिर भी मंगोलों के लिए चंगेज़ खान अब तक का सबसे महान शासक था। उसने मंगोलों को संगठित किया, लंबे समय से चली आ रही कबीलाई लड़ाइयों और चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलवाई, साथ ही उन्हें समृद्ध बनाया, एक शानदार पार महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया और व्यापार के रास्तों और बाजारों को पुनर्स्थापित किया जिनसे वेनिस के मार्को पोलो की तरह दूर के यात्री आकृष्ट हुए। चंगेज़ खान के इन परस्पर विरोधी चित्रों का कारण एकमात्र परिप्रेक्ष्य भिन्नता नहीं थी। ये विचार हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि किस तरह एक प्रभावशाली दृष्टिकोण अन्य को पूरी तरह से मिटा देता है। स्थानबद्ध पराजित लोगों की सोच से परे कुछ देर के लिए 13वीं शताब्दी के उस छोटे से मंगोल आधिपत्य के अधिराज्य के बारे में सोचिए जिसने विविध मतों और आस्था वाले लोगों को सम्मिलित किया। हालांकि मंगोल शासक स्वयं भी विभिन्न धर्मों आस्थाओं से संबंध रखने वाले थे, समन, बौद्ध, ईसाई और अंततः इस्लाम, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक नीतियों पर अपने व्यक्तिगत मत कभी प्रस्तुत नहीं किए और न ही थोपे। मंगोल शासकों ने सब जातियों और धर्मों के लोगों को अपने यहाँ प्रशासकों और हथियारबंद सैन्य दलों के रूप में भर्ती किया। इनका शासन बहुजातीय, बहुभाषी और बहुधार्मिक था, जिसको अपने बहुविध संविधान का कोई भय नहीं था। यह उस समय के लिए एक असामान्य बात थी। इतिहासकार अब उन विविध विधियों का अध्ययन करने में लगे हैं जिनके माध्यम से मंगोल अपने बाद आने वाली शासन प्रणाली जैसे भारत में मुगलों की के अनुसरण के लिए आदर्श प्रस्तुत कर सके। मंगोलों और किसी भी आयावाद शासन प्रणाली से संबंधित जिस तरह के प्रलेख हैं उनसे यह समझना वस्तुतः असंभव है कि वह कौन सा ऐसा प्रेरणा स्रोत था जिसने साम्राज्य के निर्माण की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अनेक समुदाय में बटे हुए लोगों का एक परिसंघ बनाया। अंततः मंगोल साम्राज्य भिन्न भिन्न वातावरण में परिवर्तित हो गया, तथापि मंगोल साम्राज्य के संस्थापक की प्रेरणा एक प्रभावशाली शक्ति चीन
शक्ति बनी रही। 14वीं शताब्दी के अंत में एक अन्य राजा तैमूर, जो एक विश्वव्यापी राज्य की आकांक्षा रखता था, ने अपने को राजा घोषित करने में संकोच का अनुभव किया, क्योंकि वह चंगेज खान का वंशज नहीं था। जब उसने अपनी स्वतंत्र संप्रभुता की घोषणा की तो अपने को चंगेज खानी परिवार के दामाद के रूप में उसने प्रस्तुत किया। आज के दशक के रूसी नियंत्रण के बाद मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। उसने चंगेज खान को एक महान राष्ट्रनायक के रूप में लिया है, जिसका सार्वजनिक रूप से सम्मान किया जाता है, जिसकी उपलब्धियों का वर्णन गर्व के साथ किया जाता है। मंगोलिया के इतिहास में इस निर्णायक समय पर चंगेज खान एक बार फिर मंगोलों के लिए एक आराध्य व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है, जो महान अतीत की स्मृतियों को जागृत कर राष्ट्र की पहचान बनाने की दिशा में शक्ति प्रदान करने के साथ साथ राष्ट्र को भविष्य की ओर ले जाएगा। यहाँ पर जो चित्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये बगदाद पर जब इन्होंने कब्जा किया उस समय का ये चित्र यहाँ पर देखे थे हमने। दोस्तों, कुबलाई खान और चाबी शिविर में आप इन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से इस वीडियो के दौरान हमने चंगेज़ खान और उनकी जो यायावर संस्कृति थी, जो इधर उधर भटकने वाले लोग थे, कबीलाई लोग थे, किस तरह से उन्होंने अपना आप को एक किया और किस तरह से समृद्ध बनाया। ये बहुत ही रोचक बात है कि एक बटे हुए क्षेत्र को संगठित करना और उसे एक साम्राज्य में बदल देना। बाकी कहीं ना कहीं यहाँ पर भले कितना ही क्रूर क्यों ना रहा हो चंगेज़ खान, उसे एक कुशल राजनीतिज्ञ और योद्धा के रूप में स्वीकार करना ही पड़ेगा। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने विदेशी मानकर किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया। इसी तरह आप भी बनिए, जहाँ से अच्छी चीज़ें मिले वहाँ से सीखिए, जो अच्छा लगे और जो आपके लिए सही हो वो करिए। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।